नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिनके बिना शायद आज का भारत जैसा हम देखते हैं वैसा न होता। बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल। और हमारे पास है आई.जे. पटेल की लिखी उनकी जीवनी। बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सीरीज का हिस्सा है ये। हाँ, ये किताब मतलब एक अच्छा संक्षिप्त नजरिया देती है उनके जीवन पर। तो आज की बातचीत का मकसद क्या है? देखिए, हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं दोहराएंगे, कोशिश करेंगे सरदार पटेल के उन पहलुओं को समझने की कि वो लौह पुरुष कैसे बने। उनकी शख्सियत, उनके संघर्ष, किसानों से उनका वो जुड़ाव और जाहिर है वो सबसे बड़ा काम, भारत को एक करना। हाँ, और आई.जे. पटेल की ये जीवनी ये भी दिखाती है कि कैसे उनके मतलब बचपन के अनुभव, वो जमीन से जुड़ाव हाँ। और फिर गांधी जी से मिलना, इन सब ने उनके लीडरशिप को कैसे शक्ल दी और कैसे उन्होंने मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना किया, वो भी ऐसी दृढ़ता और प्रैक्टिकल सोच के साथ, जो शायद आज भी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। गुजरात का करमसद गांव, एक किसान परिवार। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो बचपन में ऐसा कुछ था? जीवनी बताती है कि माता पिता बहुत धार्मिक थे, मेहनती थे, और वहीं से वल्लभ भाई को वो भक्ति, सेवा भाव ये सब मिला। अच्छा। और निडरता, वो तो कमाल की थी। एक किस्सा है स्कूल का। हाँ? एक टीचर कुछ गलत कर रहे थे, हाँ। तो इन्होंने आवाज उठाई। अरे वाह, स्कूल में ही? हाँ, और सिर्फ आवाज नहीं उठाई, छात्रों को हड़ताल पर ले गए। जब तक टीचर ने माफी नहीं मांगी तब तक हड़ताल चली। गजब, छोटी उम्र में इतना साहस। बिल्कुल। और खेतों में काम करने से जो जमीनी समझ आई, हाँ। वो आत्मनिर्भरता, हाँ। वो तो जिंदगी भर साथ रही उनके। और उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, वो भी तो बड़े नेता थे। दोनों भाइयों में कैसा रिश्ता था? हाँ, जीवनी में इसका जिक्र है। दोनों में गहरी समझ थी, मतलब एक तरह का समझौता था कि वल्लभ भाई कमाएंगे, घर संभालेंगे। अच्छा। और ये भी उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। इंग्लैंड में बार की परीक्षा दी, वो भी विशेष योग्यता के साथ। एक टर्म पहले ही पास कर लिया। अच्छा। और अहमदाबाद में खासकर फौजदारी मामलों में मतलब उनकी धाक थी। लोग उन्हें मजाक में शेर का बच्चा कहते थे। शेर का बच्चा, ये दिलचस्प है। क्यों कहते थे? कोई किस्सा है कोर्ट का? हाँ, कई हैं। एक बार एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट थे, वो गवाहों को आईने में देखकर बयान देने को कहते थे, शायद रौब जमाने के लिए। सरदार ने विरोध किया, कहा ये क्या तरीका है। बात बढ़ी तो सरदार ने कहा, अगर आपको गवाह के हाव भाव देखने हैं तो आप खुद कटघरे में आ जाइए। क्या बात है, सीधे मजिस्ट्रेट को चुनौती। हाँ, वो भी ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को, उसी की अदालत में। मजिस्ट्रेट बिल्कुल सकपका गए, उन्हें पीछे हटना पड़ा। हिम्मत की बात है। और वो रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर वाला मामला? हाँ, वो भी कमाल का किस्सा है। एक ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ने अपने ही इंस्पेक्टर को झूठे केस में फंसाने की साजिश की। सरदार ने केस लड़ा, इंस्पेक्टर को बचाया, और सिर्फ बचाया नहीं, पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। नतीजा, सुपरिटेंडेंट को इस्तीफा देना पड़ा। वाह, मतलब अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते थे चाहे सामने कोई भी हो। बिल्कुल। और खेड़ा जिले के लोगों के लिए भी लड़े थे, जब एक जज ने पूरे समुदाय पर ही पक्षपात भरी टिप्पणी कर दी थी। वो चुप नहीं बैठते थे। तो ये निडरता या अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा, ये तो शुरू से था। फिर आते हैं गांधी जी, उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था, है ना? हाँ बिल्कुल। जीवनी कहती है कि शुरू में पटेल थोड़े मतलब अनश्योर थे गांधी जी के तरीकों को लेकर। अच्छा। कुछ दांव पर लगाने का जज्बा, तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा, हाँ यही है वो गुरु जो देश को रास्ता दिखा सकते हैं। और फिर खेड़ा सत्याग्रह में दोनों ने साथ काम किया। हाँ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में वो पटेल के लिए गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़ा क्या कहते हैं, फील्ड ट्रेनिंग जैसा था। किसानों की मांगों के लिए संघर्ष था। पटेल उसमें गांधी जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही बनकर उभरे। और यहीं गांधी जी ने भी पटेल की क्षमताओं को पहचाना। क्या पहचाना गांधी जी ने? उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, उनकी जमीन से पकड़, उनका वो दृढ़ निश्चय, ये सब खेड़ा में दिखा। एक दूसरे को परखने का मौका था ये। अक्सर कहा जाता है कि पटेल गांधी जी के अंधे अनुयायी थे। क्या ये जीवनी इस बात को मानती है? देखिए, ये आम धारणा है, लेकिन जीवनी महादेव देसाई की डायरी का हवाला देती है। देसाई लिखते हैं कि पटेल अक्सर गांधी जी से असहमत होते थे। अच्छा। हाँ, अपनी बात रखते थे खुलकर, जोरदार तरीके से। वो चुपचाप हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं थे। फिर? लेकिन बहस के बाद वो आखिरी फैसला गांधी जी पर छोड़ देते थे। इसलिए नहीं कि वो अंधे भक्त थे, बल्कि उनका मानना था कि उस वक्त सिर्फ गांधी जी ही देश को आजादी दिला सकते हैं और आंदोलन की एकता सबसे जरूरी है। ये दिलचस्प है।
मतलब असहमति थी पर बड़े लक्ष्य के लिए समर्पण भी। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी काम किया, जैसे बेगार। हाँ बिल्कुल, सामाजिक बुराइयों पर भी सीधा हमला किया। बेगार मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। हाँ पता है। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और इस मुद्दे पर वो सीधे कमिश्नर प्रैट जैसे बड़े ब्रिटिश अफसर से भिड़ गए। पत्र लिखकर पूछा किस कानून के तहत ये हो रहा है। कमिश्नर टालमटोल करने लगे तो पटेल अड़े रहे। ये हिम्मत ही थी उनकी, ऐसे मुद्दों को उठाना जिनसे आम लोग परेशान थे। और फिर आता है बारडोली सत्याग्रह 1928 का, जिसने उन्हें सरदार बनाया। ये तो बहुत बड़ा मोड़ था। बारडोली तो पटेल के नेतृत्व का शिखर था। सरकार ने लगान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, किसानों की हालत खराब थी। पटेल ने नेतृत्व संभाला, लेकिन पहले किसानों की परीक्षा ली। जीवनी बताती उन्होंने साफ कहा, ये लड़ाई आसान नहीं, घर बिक सकता है, जमीन छिन सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। तैयार हो? सीधा सवाल। हाँ, जब किसानों ने पूरा भरोसा दिया तभी उन्होंने कमान संभाली। गांधी जी का क्या कहना था इस पर? गांधी जी को पटेल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, वल्लभ भाई वहां है, मुझे चिंता नहीं, मैं बस जीत चाहता हूँ। वाह। और पटेल ने किसानों में जोश भर दिया। एक भाषण में कहा, हारे तो सिर्फ बारडोली नहीं हारेगा, देश की इज्जत जाएगी, टिके रहे तो पूरे देश को फायदा होगा। उन्होंने किसानों को अपनी ताकत का एहसास कराया। बिल्कुल। और जब सरकार ने कहा कि पटेल और उनके साथी बाहरी लोग हैं, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, हाँ। तो पटेल का जवाब जबरदस्त था। उन्होंने कहा, आप मुझे बाहरी कहते, आपकी सरकार तो खुद 7 समुंदर पार से आई है। हाँ, सही जवाब। उनके भाषणों में किसानों के लिए दर्द था, हमदर्दी थी। वो कहते थे, दुनिया किसानों और मजदूरों पर चलती है, पर सबसे ज्यादा दुख यही उठाते हैं। और इसी आंदोलन से सरदार की उपाधि मिली। हाँ, कहानी यही है कि सत्याग्रह के दौरान ही किसी बैठक में किसी किसान ने उन्हें हमारे सरदार या किसानों के सरदार कहा। अच्छा। और ये बात सबको इतनी पसंद आई कि वल्लभ भाई पटेल हमेशा के लिए सरदार पटेल बन गए। ये उपाधि जनता ने दी थी, किसानों ने। कमाल है। इसी दौरान उन्होंने अहिंसक बहिष्कार को भी समझाया। कहा, किसी से मदद न लेना अहिंसक है, पर बीमार की सेवा न करना या जरूरत में मदद न करना, ये हिंसक बहिष्कार है। कितनी बारीक समझ थी। आंदोलनकारी तो थे ही, पर जीवनी उनके प्रशासनिक काम का भी जिक्र करती है। अहमदाबाद नगर पालिका वाला, ये बात कम लोग जानते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी पहलू है। वो सिर्फ विरोध नहीं करते थे, निर्माण भी करते थे। जीवनी बताती है, वो 1917 में नगर पालिका में आई इसलिए थे कि अंग्रेज कमिश्नर शिलिडी की मनमानी रोक सकें। अच्छा, कोई खास वजह? हाँ, शिलिडी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, नगर पालिका की जमीन गलत तरीके से देने के। पटेल ने इसका पर्दाफाश किया और सरकार को उन्हें हटाने पर मजबूर कर दिया। मतलब सिस्टम के अंदर रह के भी लड़े। बिल्कुल। फिर 1924 से 28 तक वो खुद अध्यक्ष रहे अहमदाबाद नगर पालिका के। शहर की सफाई, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब पर बहुत जोर दिया। और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सरकारी कंट्रोल से बाहर स्कूल भी चलाए। ये दिखाता है कि वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, रचनात्मक काम को भी उतना ही महत्व देते थे। 1927 की गुजरात बाढ़ के वक्त भी उनका काम बहुत सराहा गया था। अरे वो तो अद्भुत था। जीवनी कहती है, हालत इतनी खराब थी कि अहमदाबाद के कलेक्टर को खुद पटेल से मदद मांगनी पड़ी। कलेक्टर को? हाँ, पटेल ने फौरन राहत भेजी। उनके वॉलंटियर कमर तक पानी में चलकर तैरकर गांव तक पहुंचे, राहत पहुंचाई। उनका संगठन कमाल का था। इसकी पहचान ऊपर तक हुई। हाँ, बॉम्बे के गवर्नर, वाइसरॉय, लॉर्ड अर्विन, वित्त मंत्री सर चुन्नीलाल मेहता, सबने तारीफ की। वाइसरॉय ने तो कहा कि अगर पटेल के लोग वक्त पर न पहुंचते तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। और उन्होंने एक स्थायी व्यवस्था भी बनाई थी शायद। बिल्कुल, गुजरात रिलीफ बोर्ड बनाया, जो उनके जाने के बाद भी सालों तक काम करता रहा। ये उनकी दूरदर्शिता थी, सिर्फ फौरी मदद नहीं, आगे का सोचना। अब आते हैं उस चैप्टर पर जिसके लिए सरदार पटेल इतिहास में अमर हैं, भारत का एकीकरण। आजादी के बाद करीब 600 रियासतें, उनको भारत में मिलाना, ये तो मतलब पहाड़ जैसा काम था। हाँ, और शायद उनकी सबसे बड़ी यूनिक उपलब्धि यही है। अंग्रेज तो एक तरह से जाल बिछा कर गए थे कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। सही बात है। हर रियासत आजाद थी, भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो या आजाद रहो। पटेल ने ये चुनौती ली, रियासती मंत्रालय बनाया, वीपी मेनन उनके सचिव थे, दोनों ने मिलकर ये काम किया। उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या सिर्फ दबाव था? नहीं,
जीवनी बताती है उनका तरीका मिला जुला था, जिसे गाजर और छड़ी कहते हैं ना, पर ज्यादा जोर गाजर पर था। अच्छा, कैसे? उन्होंने राजाओं महाराजाओं से देशभक्ति की अपील की, उन्हें समझाया कि जमाना बदल गया है, आपका और आपकी प्रजा का भला भारत के साथ जुड़ने में है। उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके खिलाफ नहीं है, उनका सम्मान बना रहेगा। ये भरोसा दिलाना आसान नहीं रहा होगा। सत्ता छोड़ने का डर तो था ही उन्हें। बिल्कुल, यहीं पटेल की पॉलिटिकल स्किल काम आई। उन्होंने समझाया कि अगर अलग रहे तो अराजकता फैलेगी, उसका नुकसान सबको होगा। प्रिवी पर्स और कुछ विशेषाधिकारों का प्रस्ताव भी रखा। उनकी दृढ़ता, उनकी साफ गोई और साथ ही उनका व्यक्तिगत आश्वासन ये काम कर गया। ज्यादातर रियासतें शांति से भारत में मिल गईं। यहाँ तक कि भोपाल के नवाब, वो तो पहले विरोध में थे। हाँ, वो भी बाद में हार मान गए और पटेल के दोस्त बन गए। ये पटेल के व्यक्तित्व का असर था। लेकिन कुछ जगह मुश्किल हुई। जूनागढ़, हैदराबाद। हाँ, जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, पर जनता भारत के साथ थी। वहां जनमत संग्रह हुआ, भारी बहुमत से भारत के पक्ष में। और हैदराबाद, वो तो बड़ी चुनौती थी। हाँ, सबसे बड़ी। निजाम आजाद रहना चाहते थे, रजाकारों का आतंक बढ़ रहा था। बातचीत फेल हुई, तब पटेल ने वो निर्णायक कदम उठाया, पुलिस एक्शन, ऑपरेशन पोलो। बहुत तेजी से, कुशलता से कार्रवाई हुई और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। कश्मीर के बारे में क्या कहती है जीवनी? जीवनी संकेत देती है कि कश्मीर पर पटेल के विचार शायद थोड़े अलग थे। वो इसे यूएन में ले जाने के पक्ष में शायद नहीं थे, चाहते थे कि जल्दी समाधान हो, पर यह एक जटिल मुद्दा है। हाँ, वो तो है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी रियासतों का विलय लगभग बिना खून खराबे के कर दिया। दुनिया में इसकी मिसाल कम है। ख्रुश्चेव ने भी हैरानी जताई थी इस पर। और सिर्फ रियासतें नहीं, उन्होंने सिविल सर्विस यानी आईसीएस अफसरों का भी भरोसा जीता, जिन्हें स्टील फ्रेम कहते थे। ये कैसे किया? वो तो अंग्रेजी राज की निशानी थे। ये पटेल की व्यावहारिकता का एक और उदाहरण है। वो समझते थे कि नए देश को चलाने के लिए एक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। सही। उन्होंने आईसीएस वालों को नफरत से नहीं देखा, उन्हें बुलाया, कहा आपका अनुभव देश के काम आएगा, नए भारत की सेवा कीजिए, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, इससे प्रशासन में निरंतरता बनी रही। बिल्कुल, देश को स्थिर रखने में बड़ी मदद मिली। उन्होंने नौकरशाही को दुश्मन नहीं, राष्ट्र का जरूरी अंग माना। वाकई, एक तरफ रियासतें, दूसरी तरफ प्रशासन। अद्भुत। अब उनके व्यक्तित्व पर आते हैं लौह पुरुष। क्या वो बस सख्त व दृढ़ थे? देखिए, लौह पुरुष की छवि तो उनकी इच्छा शक्ति, उनकी निर्भयता, उनके फैसलों के कारण बनी, और वो सही भी है। वो स्पष्टवादी थे, कभी कभी कठोर भी लगते थे। जॉन गुंथर ने एक बार लिखा कि पटेल की संस्कृति कृषि तक ही है। पटेल ने जवाब दिया, हाँ, सारी संस्कृति कृषि पर ही तो टिकी है। हाँ। लेकिन इस लोहे के कवर के पीछे एक बहुत मानवीय, संवेदनशील दिल भी था। जीवनी ये बात भी बताती है। अच्छा? जैसे वो अपने साथियों का, कार्यकर्ताओं का बहुत ध्यान रखते थे। जेल से जो चिट्ठियां लिखते थे, उनमें दर्जनों कार्यकर्ताओं, उनके परिवारों की चिंता करते थे, छोटी छोटी बातों का ख्याल। ये तो पता नहीं था। महादेव देसाई ने भी लिखा है, गांधी जी के साथ जब यरवदा जेल में थे 16 महीने, तो पटेल ने गांधी जी की माँ की तरह देखभाल की। गांधी जी खुद हैरान थे कि पटेल में ऐसे गुण भी हैं। लौह पुरुष और माँ की तरह देखभाल, ये तो बिल्कुल अलग छवि है। हाँ। और अनुशासन? बिल्कुल, उसके मामले में कोई समझौता नहीं। पार्टी हित में बड़े से बड़े नेता पर कार्रवाई कर देते थे, चाहे वो बंबई के नरिमन हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर खरे। अच्छा। अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन साथ ही उनमें ह्यूमर भी गजब का था। जेल में अपनी बातों से, हाजिर जवाबी से साथियों को खूब हंसाते थे, माहौल हल्का रखते थे। और गांधी जी की हत्या, उसका क्या असर हुआ उन पे? जीवनी बताती है, गांधी जी की हत्या ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। वो सदमे से कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। उनका स्वास्थ्य भी तेजी से गिरने लगा। जीवन के आखिरी दिनों में ईश्वर में उनकी आस्था और बढ़ गई थी। अक्सर प्रार्थना करते थे, हे भगवान, मैं तुम्हारे हाथों में हूँ। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। तो ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी, जैसा कि आई.डी. पटेल की जीवनी हमें दिखाती है। एक किसान का बेटा, निडर वकील, किसानों का सरदार, कुशल प्रशासक और सबसे बढ़कर आधुनिक भारत का एक निर्माता, जिसने बिखरे हुए देश को एक किया। बिल्कुल, और सिर्फ जोड़ा ही नहीं, आज़ादी के बाद के उन मुश्किल सालों में देश को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी दिया। उनकी कार्यशैली, उनकी दूरदर्शिता, उनका समर्पण आज भी प्रेरणा देता है।
जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज के इस जटिल समय में सरदार पटेल की वो साफ गोई, वो तुरंत और कड़ा फैसला लेने की क्षमता और जमीन से जुड़े रहने की वो समझ, ये गुण कितने जरूरी लगते हैं। और साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि क्या उनकी लौह पुरुष वाली छवि, क्या वो कभी कभी उनके उस मानवीय, उदार और मजाकिया पहलू को ढक लेती है, जिसने शायद उन्हें लोगों का, यहाँ तक कि विरोधियों का भी दिल जीतने में मदद की। इन दोनों पहलुओं को एक साथ देखना जरूरी है ना? बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।